हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, जो हमने एक लक्ष्मीकांत का एक नया सेशन स्टार्ट किया है, इसमें हम करने क्या वाले हैं कि लक्ष्मीकांत का एक समरी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो लास्ट क्लास में हमने प्रीएम्बल को पढ़ा था, ऑलरेडी एक लेक्चर हमने ले चुका हम इस पे। और इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, सैलिएंट फीचर्स देखने वाले हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो, अगर आप समझो तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक रूल बुक है, एक लॉ है जिससे हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टेट्स को गवर्न करते हैं। स्टेट का मतलब ये मत समझिएगा कि स्टेट की पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं, नहीं। स्टेट का मतलब है कि इंडिया एज ए स्टेट। ओके, ठीक है। तो सैलिएंट फीचर के अंदर आज हम देखेंगे कि कौन कौन से सैलिएंट फीचर्स हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट कर देते हैं, इसको ज्यादा डिले नहीं करते, ठीक है। तो पहला सैलिएंट फीचर क्या है, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, दो तरह के संविधान होते हैं, पहला क्या होता है रिटन, दूसरा क्या होता है नॉन रिटन। अब आपको ये लगेगा कि नॉन रिटन का मतलब ऐसा है कि जो लिखा हुआ नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को हम नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हालांकि वो लिखा हुआ है। तो फिर नॉन रिटन क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर अमेंडमेंट करना बहुत आसान है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। और हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, तो आप समझो हमारे इंडिया के अंदर क्या है, बहुत बड़ी एक वास्ट डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा। पूरे देश के लिए हमने एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया है, और इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के लिए हमने क्या किया कि एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो कहीं ना कहीं हमें सारे के सारे एस्पेक्ट्स को देखना था, यहाँ पे सभी कम्युनिटी के रिप्रेजेंट को देखना था, कंट्री के सोवरेनिटी के आइडियाज वगैरह को देखना था। तो यही वजह थी कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना। और इसके पीछे देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा तो ज्योग्राफिकल फैक्टर, ये इतना बड़ा देश है, इतने ह्यूज पॉपुलेशन है, और सबसे बड़ी बात है हमारी डाइवर्सिटी की, कि अगर आप देखोगे तो हर 5-6 किलोमीटर पे लैंग्वेज बदल जाती है। अगर आप नॉर्थ में जाओगे, साउथ में जाओगे, तो दोनों के रहन सहन, हर किसी चीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यही वजह है कि हमें क्या करना पड़ा ना, कि लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बना पड़ा, ताकि ओवरऑल जितने भी कम्युनिटी है, जितने भी सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन सबको कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिल सके, ठीक है। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो ड्रॉन फ्रॉम, तो ये क्या है, तो ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। अब देखो यहाँ पे ना कई बार आपके मन में ये भी सवाल उठता है कि हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट ही तो किया, हमने तो चोरी करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। देखिए, ऐसी चीज नहीं है। होता क्या है कि किसी के अंदर अगर अच्छाई है तो हमें क्या करना है कि हमें उस अच्छाई को कॉपी करना है, ठीक है, ताकि हमारा वेलफेयर हो सके। और यही वजह है कि हमने वेरियस सोर्सेस से हमने क्या किया, ड्रॉन किया चीजों को, हमने वहां से क्या किया, छोटे छोटे चीजों को एब्जॉर्ब किया, ऑब्जर्व किया, और उसको क्या किया, हमने यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनाया। अगर आप देखोगे तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट जो है, करीब करीब 75% जो आपके संविधान का जो पार्ट है, वो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 में आया था, यहां से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है आपका, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब ऐसा क्यों बोला गया, आप समझिए। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है आसानी से कर देना चीजों को, रिजिड का मतलब है कि डिफिकल्ट होना। अगर आपको आर्टिकल 368 का पता है, जिसके अंदर हम ये बात करते हैं अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप ये देखोगे कि कुछ पार्ट जो हमारे संविधान के हैं, उसको हम क्या करते हैं, सिंपल मेजॉरिटी से हम अमेंड कर देते हैं। तो वहां पे क्या है, चीजें फ्लेक्सिबल है। कुछ चीजों के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 प्लस वहां पे, तो फिर वहां पे क्या दिखेगा आपको, तो रिजिड दिखेगा। इसीलिए हमारे संविधान को ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगले सैलिएंट फीचर्स को देखते हैं। अगला सैलिएंट फीचर क्या है हमारा, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बेस। अब हम यूनिटरी वाइज पे क्यों देखते हैं, तो आप समझिए, फेडरल सिस्टम के अंदर हम क्या देखते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखते हैं, ठीक है।
और यूनिटरी वाइज का मतलब क्या हो जाता है कि जो यूनियन है हमारा, जो सेंटर है, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। ठीक है, अगर फेडरल शब्द की बात करें तो ये हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको कहीं भी मेंशन नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम फेडरल की बात करते हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर दिखता है, जो कि आर्टिकल, जो कि आपके 7th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो क्या कहता है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंटेन्स ऑल द यूजुअल फीचर्स ऑफ फेडरेशन, इट आल्सो कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ यूनिटरी और नॉन फेडरल फीचर्स। ठीक है, यही चीजें मैंने आपको भी समझाई कि फेडरल सिस्टम के अंदर क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट देखते हो, 3 लिस्ट का आपने कॉन्सेप्ट देखोगे आगे जब आप 7th शेड्यूल पढ़ोगे तो वहां पे 3 लिस्ट दिखोगे। कौन कौन सा, पहला है यूनियन लिस्ट, सेकंड क्या है स्टेट लिस्ट, एंड तीसरा क्या है कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल पावर होता है वो कहां, किसके पास होता है, वो सेंटर के पास होता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से फीचर है, तो हमारे इंडिया में क्या दिखता है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखो हमारा जो इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर आप क्या देखोगे, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखते हो। अगर आप 18 साल से प्लस के हो चुके हो तो आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे। किसके, तो एमपी और एमएलए के, किसके, एमपी एंड एमएलए के डायरेक्ट इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट करते हो। और जो एमपी यहाँ चुन के आते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही आपके क्या बनेंगे, तो वही आपके प्रधानमंत्री भी बनते हैं। ठीक है, तो क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अगले फीचर्स को देख लेते हैं। अगला फीचर क्या है, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुपरमेसी। अब इस चीज को समझो, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी के अंदर क्या बोला जाता है कि आर्टिकल 368 जो कि अमेंडिंग पावर होता है हमारे संविधान का, इसके अंदर जो है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को क्या कर सकती है, अमेंड कर सकती है। लेकिन जुडिशियल सुपरमेसी की जो हम बात करते हैं, जुडिशियल ओवररीच की बात करेंगे, जुडिशियल एक्टिविटीज्म की बात करेंगे, तो आपको केशवानंद भारती केस याद होगा। ठीक है, अब केशवानंद भारती केस में क्या किया था सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आपके पास पूरा राइट है, आप किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करोगे। किसको नहीं करोगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करोगे। और यही वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करती है, चेक एंड बैलेंस रखने का काम करती है। पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगी उसके ऊपर क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट चेक एंड बैलेंस करेगी कि क्या वो जो लॉ बनाए गए वो देश की जनता के लिए सही है, गलत है, इसको क्या करेगी, यहाँ पे एग्जामिन करने का ये काम करती है। समझ गए। इसके बाद अगर आप देखिए तो अगला हमारा फीचर क्या है, तो अगला फीचर है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। देखो अगर आपको आर्टिकल 50 पता होगा, डीपीएसपी के अंदर आपको आर्टिकल 50 दिखता है। आर्टिकल 50 के अंदर अगर आप देखोगे तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को क्या किया गया है, जुडिशरी से सेपरेट किया गया है। क्यों, क्योंकि देखो अगर जुडिशरी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर बनाया जाएगा तो फिर वो चेक एंड बैलेंस का काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्या है हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी दिखेगा। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी का सिंबल सा मतलब है कि आपको एक हायरार्की देखने को मिलेगा कि नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर क्या दिखेंगे, हाई कोर्ट दिखेंगे, हाई कोर्ट के ऊपर क्या दिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट दिखेंगे। ठीक है, तो एक आपको प्रॉपर यहाँ पे हायरार्की देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट को देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, देखो अगला पॉइंट क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट्स। अब देखो फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं जो क्या है कि सिटीजन्स को दिए गए, सिटीजन्स के बेसिक राइट्स, सिटीजन्स के पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स दिखेंगे। हमारे संविधान के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं सिटीजन्स को। अगर हम ओरिजिनल की बात करें तो 7 थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को हमने वहां से एबॉलिश कर दिया। अब इस 6 राइट्स के अंदर अगर आप देखो इसमें सोशल वेलफेयर की भी बात की जाती है, जस्ट लाइक एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 15 के अंदर ये लिखा हुआ है कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं कास्ट, रेस, सेक्स,
और जो बर्थ उनका प्लेस है उसके हिसाब से, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखो फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ना, ये नेगेटिव राइट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ क्या दिखता है आपको, तो इसके साथ आपको दिखेगा डीपीएसपी, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो इसके अंदर तीन चीजें बेसिकली बात की जाती है। पहली चीज क्या है कि एज ए स्टेट उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स ए सिटीजन कि उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाए। दूसरा क्या है कि एज ए सिटीजन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड थर्ड वन क्या है, एज ए सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स देयर नेशन, ठीक है। हालांकि डीपीएसपी की बात करें तो ये नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। स्टेट के ऊपर ज्यादा स्टेट को पावर दिया गया है कि स्टेट क्या है कि वेलफेयर के लिए ज्यादा से ज्यादा स्टेट उठा सकता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अगर नेक्स्ट हम सेलिएंट फीचर की बात करें तो वो क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो अर्लियर फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट अगर याद हो आपको, 42nd अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, 1976 में। इंदिरा गांधी जी का टेन्योर था उस समय, और इसी समय हमने देखा था फंडामेंटल ड्यूटीज। इंदिरा गांधी ने ये बोला था कि देखो एज ए सिटीजन आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप देश के लिए कुछ काम करें, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, सेट ऑफ मोरल एंड सिविक ऑब्लिगेशन आउटलाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सिटीजन्स के ऊपर ये मोरल ऑब्लिगेशंस है कि आपको अपने देश के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को देखो तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज को, हालांकि ये भी नॉन जस्टिसेबल होता है। अब देखो जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक दिख रहा है आपको, नेक्स्ट फीचर क्या है हमारा, सेक्युलर स्टेट। अब आप समझो कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे संविधान में सेक्युलर वर्ड मेंशन नहीं था, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आप देखोगे कि जो सेक्युलर है वर्ड, इसको हमने प्रीएम्बल के अंदर ऐड किया, ठीक है। अब सेक्युलर का बेसिकली मतलब क्या है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। इंडिया के अंदर सेक्युलर का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, उसके पीछे वजह भी है, वास्ट डाइवर्सिटी है, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, कल्चरल आपको यहाँ पे एक मिक्स हेरिटेज देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर स्टेट का कोई एक रिलीजन होगा तो वो क्या करेगा कि दूसरे रिलीजियस जो डोमिनियंस है उनको क्या करेगा कि उनको कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हमारा संविधान ये बिल्कुल क्लियर करता है कि हमारे स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा, ठीक है। और ना ही स्टेट जो है रिलीजियस अफेयर में इंटरफेयर करेगी जब तक पब्लिक ऑर्डर यहाँ पे डिस्टर्ब ना हो जाए, ठीक है। अगर सेक्युलर की बात करें तो ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, केशवानंद भारती केस में इसको बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया गया था। तो कोई भी गवर्नमेंट चाहे 400 सीट ले आए या 500 सीट ले आए, ये चाह के भी सेक्युलर वर्ड को हमारे संविधान से हटा नहीं सकते, ठीक है। अगर ये हटाएंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट सामने आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट फिर उसको एग्जामिन करेगा और जो अमेंडमेंट बनेगा उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, सिंपल है। अगला क्या है देखिए, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। अब एक चीज समझे, जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि जो बच्चे हैं ना, यही हमारे जो यूथ है, यही हमारे देश के भविष्य है। और उन्हीं के टाइम में हमने ये देखा था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई थी। इसका सिंपल सा मतलब है इलेक्शन में वोट देने का राइट आपको दिया गया है। अगर अर्लियर बात करें, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय 21 इयर्स इसको रखा गया था। बाद में अमेंडमेंट के द्वारा क्या किया गया, इसको 18 इयर्स कर दिया गया, ठीक है। अब क्या है कि अगर आप 18 साल के हो चुके हो तो आप जो आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होते हैं जिसमें मुखिया सरपंच ये सब आते हैं, इनके इलेक्शंस में प्लस क्या होता है कि जितने एमपी जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सब के इलेक्शन में क्या है कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अगर अगला देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेलिएंट फीचर। तो नेक्स्ट फीचर है हमारा सिंगल सिटीजनशिप।
देखो अगर आप यूएस वगैरह जाओगे ना तो वहां पे आप ये देखोगे कि वहां पे दो डुअल सिटीजनशिप होते हैं। जिस स्टेट के अंदर आप रह रहे हो वहां की भी सिटीजनशिप होगी और एक होल यूएसए की सिटीजनशिप आपको वहां पे मिलेगी। लेकिन इंडिया के अंदर क्या है कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरे कंट्री के लिए एक ही सिटीजनशिप आपको प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे ये नहीं है कि बिहार से अगर आप हो या उत्तर प्रदेश से हो तो आप पहले बिहार के सिटीजन हो फिर देश के, नहीं, यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ अपने देश के ही सिटीजन हो। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की, जस्ट लाइक अपने इंडियन स्टेट से बात की या आपने किसी दूसरे देश का सिटीजनशिप ले लिया तो क्या होगा कि आपके सिटीजनशिप को रद्द कर दिया जाएगा। और ये फीचर्स हमने सिंगल सिटीजनशिप का कहां से बोरो किया था, तो यूके से किया था, ग्रेट ब्रिटेन से, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है, नेक्स्ट फीचर क्या है, तो वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज। देखो हमारे संविधान के अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज मिलेंगे और उनका काम क्या होता है, चेक एंड बैलेंस करना। सपोज करो कि दो पार्टियां अभी मान के चलते हैं, एक तरफ इंडिया अलायंस अभी आपको दिख रहा है, ठीक है, दूसरी तरफ एनडीए अलायंस दिख रहा है। अब मान के चलिए कि एनडीए ने 400 सीट ले आया है, इंडिया के पास कुछ भी नहीं है, ओपोजिशन में भी नहीं बैठ पा रहे, तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसके लिए क्या होता है कि इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाई जाती है, लाइक ईडी, लाइक सीबीआई, लाइक सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट भी क्या इंडिपेंडेंट बॉडी ही तो है जुडिशरी के अंदर। हालांकि अभी इन दोनों के ऊपर काफी सवाल उठते हैं, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट अपना काम बखूबी कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमें क्या मिलता है, तो इमरजेंसी प्रोविजन, वन ऑफ द सेलिएंट फीचर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपने देखा होगा 1935 का, कुछ चीजें यहां से लिए गए और कुछ चीजें इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर आप देखोगे तो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिए गए, ठीक है। और इसके अंदर बोला जाता है कि अगर कभी कोई ऐसा सीन बनता है, सिचुएशन कि हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी यूनिटी को खतरा होता है, तो फिर प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे इमरजेंसी लगा सकते हैं। हालांकि इंदिरा गांधी के टेन्योर में हमने दुनिया सबसे काला 2 साल देखा था, 2 साल लंबा इमरजेंसी उन्होंने लगाया था। आयरन लेडी थी, बहुत कुछ किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन इसके बाद भी इमरजेंसी के लिए उन्हें। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, 3 टियर गवर्नमेंट। देखो जो हम फेडरेशन की बात करते थे ना, फेडरल स्ट्रक्चर की, तो फेडरल स्ट्रक्चर जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं, तो उसी डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर हम क्या देखते हैं, 3 टियर गवर्नमेंट देखने को आपको मिलता है। कहां पे, तो लोकल बॉडीज के अंदर, लाइक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायत। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, 3 टियर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये बेसिकली क्यों है, तो ताकि ग्रास रूट डेवलपमेंट हो सके, ठीक है, इसीलिए हमने 3 टियर स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात की। देखो ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए प्रमोटिंग पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड ग्रास रूट डेवलपमेंट, ठीक है। ऑब्वियसली देखो महात्मा गांधी जी का कहना था कि जो देश की आत्मा है वो गांव में बसती है। हालांकि अभी सबसे ज्यादा किसान ही भूखे मर रहे हैं, इनइक्वालिटी देश में बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं अगर इसको कम करना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 टियर स्ट्रक्चर में करप्शन को जड़ से खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। अगले सेलिएंट फीचर को देख लेते हैं। अगला सेलिएंट फीचर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें तो इसको हमने रिसेंटली देखा था कि 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंदर हमने क्या किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया था, ठीक है। तो ये आपके कुछ सेलिएंट फीचर्स थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेलिएंट फीचर्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। अब एक चीज और आप समझो कि अगर आपको ये लगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी चीजें जो हैं, इसको हम सेलिएंट फीचर के नाम से क्यों जानते हैं, तो देखो ये सारे के सारे जो चीजें हैं ना कहीं हमारा जो एम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के पीछे, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, उसको कहीं ना कहीं ये फुलफिल करता हुआ दिखता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम सेलिएंट फीचर के नाम से जानते हैं, ठीक है।
आपने एक एक करके सारे सैलिएंट फीचर्स को देख लिया। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।